हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस वन के थर्ड लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो पहली चीज़ हम जो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बुक है मेरे पास। दोनों ही बुक मैं दिखाऊंगा आपको क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो ये देखिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम की ये बुक है और हिंदी मीडियम की ये बुक है। मैं रेफ़र करूँगा, जो जो चीज़ें आपको रेफ़र करनी है बुक से मैं बता दूँगा। सिंपली करना क्या है, इस वीडियो में हम पूरा ये केपलर्स के 3 लॉज हैं उसको हम कवर करेंगे और सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। टोटल 5 टॉपिक्स विल कवर। टोटल 5 टॉपिक्स वी विल कवर। सो तो अब इन 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे। ये देखो, साइंटिस्ट का परिचय है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ये आप लोग पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी में ये रहा और इंग्लिश में ये। ठीक। अब चलो हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्ताकार गति व अभिकेंद्री बल। तो आपको बुक में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप इस फिगर को देखिए। सब लोग इस फिगर को देखें। देखो इस फिगर में क्या है, एक लड़की है और इसने क्या हुआ, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब एक रोप है, रस्सी टाइप का है। और उसमें धागे में इसने क्या बांध रखा है, एक छोटा सा स्टोन बांधा हुआ है। अब इसको ये घुमा रही है, घुमा रही, घुमा रही। जिस समय वो इसे घुमा रही होती है, उस समय इसको जब तुमने भी पत्थर बांध के अगर घुमा के देखा होगा तो तुम्हें देखा होगा कि जब पत्थर को जब तुम घुमा रहे हो तो तुम्हें उसे अपनी अंदर की ओर खींच के रखना पड़ता है। अगर तुमने थोड़ा सा भी लूज किया तो पत्थर क्या निकल के चला जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी सर्कुलर मोशन, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है मतलब वृत्ताकार गति करती है, तो उस पे एक फोर्स लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में। इसी बल को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में इस बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल। तो एक चीज ये समझ में आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं है। ये फोर्स कब आता है? जैसे कि जैसे कोई चीज, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में आती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स इट। तो अब सोचने वाली बात ये है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट हैं, वो सभी सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो एक वृत्ताकार गति तो नहीं है, बट सर्कुलर मोशन नहीं एग्जैक्टली, बट एक मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सब पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? इनवर्ड। कैसे आपको पता चलेगी? आप एक रस्सी में बांध लो एक स्टोन को और घुमाओ। आपको किधर उसको घुमा, उसको आपको अंदर की ओर खींचना पड़ेगा। वो आपको कहाँ पुल कर रहा होगा? बाहर की साइड में। आप उसको किधर खींचोगे? अंदर की साइड। तभी तब वो रोटेट करेगा। अगर आपने लूज कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सब पे ये फोर्स एक्ट करता है। इसी फोर्स की वजह से प्लैनेट अपने स्थान पे अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सपोज करो जैसे मून है, मून हो गया, और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ पे या स्पेस में गिर क्यों नहीं रहे? उनको कोई पकड़ा तो हुआ नहीं है, बट वो स्टिल क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि वो एक मोशन में है, एक सर्कुलर मोशन काइंड ऑफ थिंग में है। एक केंद्र, अभिकेंद्र, एक वृत्ताकार गति में है, जिसके कारण उन पे एक फोर्स लगता है और वो फोर्स उनको बांध कर रखता है सूर्य से। सपोज करो सूर्य के अराउंड के अर्थ घूम रही है, तो अर्थ गिर क्यों नहीं रही स्पेस में? वो क्यों एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रही? क्योंकि वो सन के अराउंड घूम रही, तो उस पे सन और उसके बीच एक फोर्स लग रहा है, जिसका फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो नहीं गिर रही हो। क्यों? और ये फोर्स आता कब है? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, वृत्ताकार गति में होती है, तभी ये फोर्स आता है। तो रहा यही सब था सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई नया तरह फोर्स नहीं है। अब हम आ जाते हैं केपलर्स लॉ।
केपलर्स के 3 लॉज हैं। केपलर्स के हम कितने लॉज पढ़ेंगे? 3 लॉ पढ़ेंगे। तीनों लॉ भी मैं एनिमेशन से समझाऊंगा, आपको वहां से देखना है। तो मेनली ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं एनिमेशन में कवर करने वाला हूँ। तो चलो हम लोग एनिमेशन की ओर आते हैं। तो केपलर्स लॉ बेस्ड किस पे है? ये प्लैनेट पे, और ये जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी मोशन पे बेस्ड है। गैलीलियो के पहले क्या था? गैलीलियो के पहले हम नेकेड आई से हमने ये प्लैनेट्स को, मून को देखा था। 16th सेंचुरी में हुआ। 16th सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे कुछ ऐसे लेख अवेलेबल थे जिनको केपलर्स ने पढ़ा, और उनके बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज दे डाले। किसके लिए? ये जो प्लैनेट के, ये जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं, कितना टाइम लगता है, किस पाथ पे घूम रहे हैं, इन सब पे बेस्ड इन्होंने 3 लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ दिए। इसे समझने से पहले हम समझेंगे कि इलिप्स क्या होता है। आप एक कोन ले लो, अगर कोन को बिल्कुल ऐसे परफेक्टली कट करो परपेंडिकुलर, तो क्या मिलेगा आपको? सर्कल मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा से तिरछा कट करोगे, तिरछे जैसे इस प्लेन में, जैसे इसमें तिरछा कट किया गया, तो आपको क्या मिलेगी? ऐसी आकृति मिलेगी। ये क्या है? देखो, इलिप्स है, इसी को बोलते हैं इलिप्स। हिंदी वाले देख लें, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। अब इस इलिप्स में दो चीजें होती हैं, इसकी दो फोकी होती हैं, नाभि जिस। तो पहले इलिप्स को देखेंगे। इलिप्स की मैंने क्या बताया? दो फोकी होती हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये AF1 plus AF2 will be equals to BF1 plus BF2 is equals to CF1 plus CF2। ये देखो यहाँ पे AF1 plus AF2, BF1 plus BF2 is equals to CF1 plus CF2। कहने का मतलब क्या हुआ? फोकी से जो नाभि है, नाभि से किसी भी इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे रहोगे, तो इन दोनों नाभि, दोनों इन दोनों फोकी से सम सम ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। आप चाहे जहां पे भी जाओ यहाँ इसमें, तो इन दोनों फोकी से उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा सेम होगी। वही प्रॉपर्टी ये बताई गई है इलिप्स की। बस इलिप्स के बारे में इतना ही जानना है आपको। अब इलिप्स के बाद हम इलिप्स की बात क्यों कर रहे थे वो अब आपको पता चलेगा। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। हिंदी में क्या बोला गया है? हिंदी में जो बोला गया, क्या बोला? केपलर का पहला नियम क्या? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी प्लैनेट हैं वो सब किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सन की तरफ। सन क्या है? फिक्स पोजीशन पे है। और बताया गया ये जिस पाथ पे घूमते हैं वो कैसा पाथ है? इलिप्स है। बस यही बोला गया है। फर्स्ट केपलर्स का फर्स्ट लॉ यही बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, सन को चारों तरफ घूम रहे हैं, वो किस पाथ पे घूम रहे हैं, उनका जो रास्ता है वो कैसा है? वो दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल है। बस इतना सा ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लॉज, बोर्ड में हमेशा पूछे ही जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। चलो अब सेकेंड लॉ पे आते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ बोलता द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये बताओ आप लोग, अगर ए से बी तक जाने में कुछ, तो सपोज करो ये बहुत बड़ा पाथ है, बहुत बड़ा रास्ता है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, सी से डी में जाने में कुछ टाइम लगेगा, ई टू एफ में जाने में भी कुछ टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे प्लैनेट अगर ए से बी मूव करता है, तो जितना ये देखो, ये पूरा ये जो ब्लू कलर का है, ये लाइट, ये जो कलर्ड है, ये पॉइंट जिसको नंबर 1 दिया गया है, ये पूरा एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल पूरा, और ये पूरा क्षेत्रफल, ये तीनों क्षेत्रफल बराबर हो गए, तीनों एरिया इक्वल होगी। कब? जब इनके द्वारा इन्होंने सेम टाइम लिया हो तब। तो कहने का मतलब ये ए से बी में आने में जितना समय लगा है, अगर बी से सी से डी में भी जाने में उतना ही समय लगे, और इस एफ में भी जाने में सेम समय लगा, तो ये तीनों एरिया A1, ये A2 एंड A3 क्या होंगी? इक्वल होगी। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, क्या बोला गया? लाइन किसको जोड़ने वाली? सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली
स्वीप्स इक्वल एरिया, क्या बोलते हैं, इक्वल एरिया स्वीप्स करती है, मतलब इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बस यही है। तो पहले क्या करना है, सन और प्लैनेट्स को जोड़ देना है, जो लाइन सन और प्लैनेट को जोड़ेगी वो लाइन क्या करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। अब देखो यहाँ सन और प्लैनेट को जोड़ दिया गया, सन यहाँ है, प्लैनेट यहाँ, इनको जोड़ा गया। अब जितना टाइम इसको ए से बी में आने लगा, सी से डी में भी अगर सेम टाइम दिया जाए तो ये जो पूरा एरिया आया ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, A1 इज इक्वल टू A2 हो गया। ये हो गया सेकेंड लॉ, बस इतना ही सेकेंड लॉ में जानना है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। बोला क्या गया है, सन और प्लैनेट, बुलाया गया है सन और प्लैनेट के बीच कुछ तो दूरी है, जैसे यहाँ से यहाँ सन यहाँ पर है, ये ए पे है तो ये डिस्टेंस। अब सपोज करो ये प्लैनेट सी पे है तो ये डिस्टेंस हो गई, अब प्लैनेट ई पे है तो ये डिस्टेंस हो गई। बोला ये गया है जितना इसको टाइम लगता है ए से बी में जाने में और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की डिस्टेंस को मीन डिस्टेंस बोला, क्योंकि डिस्टेंस बदल रही है, यहाँ पे कम है, इधर ज्यादा, इधर और ज्यादा, तो एक मीन ले लिया गया, एक औसत ले लिया गया है। तो बोला गया है कि औसत जो दूरी है, औ- औसत दूरी और इसके पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब जितना टाइम इसको रिवॉल्व करने में लगता है उसके बीच एक रिलेशन सेट किया गया। वही रिलेशन क्या कहलाया, केपलर्स का थर्ड लॉ। बोला गया द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्या करना है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर करना है अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मस मतलब समानुपात में है, किसके समानुपात में है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में है, बस यही है केपलर्स का थर्ड लॉ। ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉज आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कंप्लीट करके रखना है, सो दैट एग्जाम में अगर आए तो आप अच्छे से कर सकें। आप ये तीनों लॉज कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।